मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर अंडमान द्वीप की बीजेपी इकाई ने आज बीजेपी कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इस दौरान अंडमान द्वीप के बीजेपी नेताओं ने राष्ट्रीय स्तर और अंडमान व निकोबार स्तर पर मोदी सरकार की विभिन्न उपलब्धियों को रेखांकित किया। नेताओं ने शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे में सुधार, विशेष रूप से सड़क और इंटरनेट कनेक्टिविटी में प्रगति पर जोर दिया। विकसित भारत का अमृतकाल सेवा सुशासन गरीब कल्याण की 11वें साल की अवसर पर पत्रकार सम्मेलन में मैं हमारे कन्वीनर इस प्रोग्राम के श्री संजय सिंह जी, को कन्वीनर श्रीमती शीला सिंह जी, को कन्वीनर एम विनोद जी और मीडिया पर्सन का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। मोदी जी के 11वें साल 2014 से 2025 के बीच में हमारे पूरे देश भर में बहुत से कार्य हुए हैं, जिसमें हमारे अंडमान निकोबार में भी कार्य हुए हैं, जिसके बारे में हमारे इंचार्ज आप लोगों को डिटेल में बताएंगे। थैंक यू। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 9 जून 2025 को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार के 11वें साल में 11 साल हमने पूरे किए और इस उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी और हम की ओर से पूरे देश भर में प्रेस वार्ता का आयोजन किया जा रहा है। आपने 2 दिन पहले हमारा जो राज्य की प्रेस वार्ता मीट थी उसमें आपने पार्टिसिपेट भी किया था, जिसमें हमारे माननीय मंत्री जी भी इसमें पधारे थे और बहुत ही विस्तृत रूप में उन्होंने 11 वर्षों के सरकार के कार्यों के बारे में, योजनाओं के बारे में जो देश भर में चलाई गई और उनका फायदा किस तरह से लोगों तक पहुंचा, उसको बहुत ही विस्तार से शांतनु जी ने आप सबको बताया था। तो इसी विषय पर जो देश भर में जितनी योजनाएं चलाई गई, लगभग 600 से ज्यादा योजनाएं पिछले 11 सालों में चलाई गई हैं और उनका उद्देश्य यही है, जो हमारी विचारधारा रही है कि समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को, जिसको बहुत सारी सरकारों द्वारा योजनाएं चलाई जाती रही है, लेकिन उस पायदान पर खड़े व्यक्ति तक उन योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा, ये सुनिश्चित करने का काम हमारी सरकार ने किया है। और जो भी योजनाएं चलाई गई उसको लागू क्रियान्वित करने से पहले एक ही उद्देश्य और एक ही हमारा नारा था कि पहले हमें रिफॉर्म करना है, फिर परफॉर्म करना है और उसके बाद ट्रांसफॉर्म करना है। और उसी रूप में आपने देखा कि जो योजनाएं थी उसमें किस तरह से रिफॉर्म लाकर, बहुत सारी योजनाएं लोगों ने ये कहा कि ये तो पहले भी ऐसी योजना चली, लेकिन उसमें कुछ रिफॉर्म के साथ उसे हम ले आए और उसको फिर हमने परफॉर्मेंस दिया अपना, और वो किस तरह से पूरा ट्रांसफॉर्म हुआ उस योजना से पूरे देश के हर एक क्षेत्र में, वो 11 सालों में ये दिखाई दिया है। और ये एक संकल्प था हमारा, और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कई बार, आपने मीडिया के माध्यम से ये सुना होगा कि उन्होंने संकल्प से सिद्धि की बात की, और ये हमने संकल्प लिया था जब 2014 में पहली बार हमारी सरकार बनी, तो हमने संकल्प लिया और सिद्धि की ओर जाने के लिए ये 11 सालों का जो कार्यकाल था हमारा, विभिन्न योजनाओं को लेकर ये विस्तृत रूप में और पूरे विश्व ने उसको देखा। कुछ ऐसी भी योजनाएं रही जो अपने आप में पूरी दुनिया के सामने एक मिसाल के रूप में दिखाई दी। तो उसमें से कुछ योजनाओं के बारे में बहुत सारी योजनाएं हैं, मैंने पहले भी कहा कि अगर उनके बारे में पूरी डिटेल में हम बोलने लगे तो पूरा दिन कम पड़ जाएगा। तो कुछ योजनाओं के मुख्यतः जो योजनाएं थे उनके बारे में बताऊंगी, और कुछ उनसे रिलेटेड जो हमारे इन छोटे से आइलैंड्स के लोगों को, द्वीपवासियों को क्या फायदा मिला, वो भी थोड़ा सा उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो जब सरकार बनी थी, सबसे पहली योजना जो लाल किले से घोषणा की गई थी, स्वच्छ भारत मिशन की। और स्वच्छ भारत मिशन जब उस लाल किले की प्राचीर से जब प्रधानमंत्री ने शौचालय की बात की थी, तो आप सब ने भी देखा होगा, बहुत सारे मीडिया के प्लेटफॉर्म से इस बात पर उनका मजाक उड़ाया गया कि एक प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से शौचालय की बात कर रहा है। लेकिन उनकी दूरदृष्टि की जो सोच थी और उसके पीछे की वजह ये थी कि उनका जो कार्यकाल था 3 टर्म का, मुख्यमंत्री रहते हुए गुजरात में, उन्होंने जमीन में देखा था कि कहां पर शौचालयों और स्वच्छता की वजह से क्या दिक्कतें हो रही हैं।
लोगों को क्या सहन करना पड़ता है, और खासकर हम महिलाओं को, नारी शक्ति को, और उस दृष्टि को, उस सोच के साथ उन्होंने जो ये कदम उठाए और लगातार ये इस पर जो काम हुआ, पूरे देश भर में स्कूलों से लेकर, गांव से लेकर नगर पालिका क्षेत्र तक, उसका एक उद्देश्य ये भी था कि जैसे विदेशों में आप देखते होंगे कि हर एक चीज को हम खुद जाते हैं तो एक एक चीज पर ध्यान देते हैं, चॉकलेट भी खाते हैं तो रैपर हम नीचे नहीं फेंकते हैं, लेकिन अपने देश में हम कहीं भी कुछ भी फेंकते हैं। तो एक बच्चों के साथ स्कूलों से ज्यादातर ये ध्यान दिया गया कि बच्चों में ये आदत के तौर पर ये पनपे कि हमें, ये हमारा देश है, हमारी सड़कें, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको गंदा नहीं करना है। ये एक उद्देश्य था और उसमें हम बहुत हद तक सफल हुए। दूसरा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उसके पीछे की सोच ये थी कि आपने देखा होगा कि सेक्स रेशियो जो इस देश का था वो 1000 पे 800 समथिंग हमारी बच्चियों की संख्या थी, और उसको बैलेंस करने के लिए बेटी बचाओ बेटी को पढ़ाओ, इस नारे के साथ उन्होंने ये योजना शुरू की। और आज ये 11 सालों में ये तब्दीली आई है कि 1000 लड़कों पर हमारी जो जन्मजात बच्चियों की संख्या 1020 तक गई है। तो ये हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है, और उसको चलाने के लिए, इन योजनाओं को चलाने के लिए बहुत सारे तरीके अपनाए गए। आप सभी मीडिया बंधुओं से मैं ये रिक्वेस्ट भी करूंगी कि आपको बहुत बार आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोगों ने इन सारी योजनाओं के बारे में सुना होगा, लेकिन हमें इस बात की जरूरत है कि उन योजनाओं को क्रियान्वित किस तरह से जमीनी स्तर पर किया गया, उसके बारे में आप जरूर जानकारी लेने की आप प्रयास करें। और उसके लिए काफी समय चाहिए। एक गोष्ठी के रूप में आयोजन कुछ ऐसा करें आप, ताकि वहां पर इन सभी बातों पर चर्चा हो, तो बहुत विस्तार से इसके बारे में जानकारी मिल सकती है। साथ ही जो उज्ज्वला स्कीम, जिसके पीछे भी एक महिला शक्ति ही उनकी सोच में थी कि उन्होंने देखा था गांवों में कि हम जो चूल्हा जलाती है हमारी महिलाएं, उस सोच को लेकर कि एक साफ सुथरे माहौल में उनको भी बीमारियों से बची रहे, उसके लिए गैस कनेक्शन लगभग 10 से 12 करोड़ के बीच में संख्या में सभी महिलाओं को के नाम से ये उज्ज्वला के तहत कनेक्शन, फ्री कनेक्शन गैस के दिलवाए गए। और उसी तरह से हमारे लिए, महिलाओं के लिए सबसे बड़े गर्व की बात ये रही कि 2023 में जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो लाया गया, और जिसके तहत लोकसभा में और असेंबलीज में 33% आरक्षण के तहत हमें मौका मिला, ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि आगे चलकर इसका फायदा आप समाज के पॉलिसी मेकिंग जिसमें है हमारी महिलाओं की भूमिका क्या होगी, वो आने वाले समय में आपको दिखाई देगा कि किसी भी रूप में पीछे महिलाएं आपको नहीं दिखेंगी। उसके साथ ही हमारे इन आइलैंड्स को भी देखें और पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में देखें तो लगभग 42 लाख करोड़ का हमारा जो है ऑप्टिकल फाइबर केबल लाइन पूरे देश में बिछाई गई, और उसका नतीजा है कि गांव गांव में आज आप जाएंगे, हमारी जो गांव के लोग हैं जो शहरों में आ नहीं सकते, सारी उनको सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, लेकिन एक नेटवर्क की वजह से वो पूरी दुनिया से कनेक्टेड है। पूरी दुनिया से एक छोटे से गांव में बैठा हुआ व्यक्ति भी, हमारी इन आइलैंड्स की भी बात करें, हम अपने बच्चों को देखें, आज नेटवर्क की वजह से आप सभी यहाँ बैठे और आसानी से आप कवर कर रहे हैं प्रेस वार्ता को। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही, और हमारे लिए बहुत बड़ा मौका इसलिए भी रहा क्योंकि आइलैंड में ये उस समय ऑप्टिकल फाइबर केबल लाइन आया जिस समय उसके बाद ही कोरोना आ गया था, और कोविड के समय जो हमारे बच्चे थे, हमारे द्वीपवासी थे, जो उनको बर्दाश्त करना पड़ रहा था, उसमें बहुत हमें ये रिलैक्सेशन महसूस हुआ कि ऑप्टिकल की वजह से हम एटलीस्ट घर में रहकर भी कनेक्टेड हैं सबसे। अगर ये सुविधा उस समय नहीं आई होती तो शायद डिप्रेशन की वजह से बहुत सारे मामलों में वृद्धि आपको देखने को दिखाई देती उस समय द्वीप में। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही, और हम अपने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली सरकार का, अपनी सरकार का इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भी करते हैं। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, आपने पहले भी कई बार ये सुना होगा कि सरकार जो है 100 रुपए भेजती है तो लगभग 15 रुपए तक हमारी लोगों तक पहुंचता है, और इस बात को ध्यान में रखकर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की जो व्यवस्था हुई, और उसको पहले इसलिए शुरुआत किया गया क्योंकि आगे चलकर ये जो योजनाएं थी, किसानों से संबंधित हो या हमारे ओल्ड एज की बात हो, बहुत सारी स्कीम्स थी, उसको जो पैसा डायरेक्ट आना था और वो बिचौलियों के हाथों न जाते हुए सीधे हमारे बेनिफिशियरीज के अकाउंट में जाए, उसको ध्यान में रखकर डीबीटी की व्यवस्था शुरू की गई, और आज लगभग 44 लाख करोड़ का ट्रांजैक्शन
केवल डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से हो रहा है। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। टैप वाटर कनेक्शन, घर घर तक पानी पहुंचाना, जब हमारी सरकार बनी तो दो चीजें महत्वपूर्ण थी कि आजादी के 70 सालों के बाद भी अगर हम गांव के हर घर में बिजली और पानी नहीं पहुंचा पाए तो ये बड़े हमारे लिए शर्म की बात थी। और आज भी भारत विकासशील देशों की श्रेणी में इसीलिए आता है। उसी को ध्यान में रखते हुए ये सबसे पहले उन्होंने प्रण किया प्रधानमंत्री जी ने कि जो 18 लाख समथिंग गांव थे जहां तक बिजली नहीं पहुंची थी, गांव तक, घर घर की बात मैं नहीं कर रही हूं, गांव तक ही नहीं पहुंची थी, उनको पहले लगभग जो टारगेट था हमारा 1000 दिनों में बिजली पहुंचाने का, उससे 12 दिन कम पहले ही सरकार ने वो अपना लक्ष्य पूरा किया। ये थी संकल्प से सिद्धि की बात हमारी सरकार की। इस पे हम गर्व करते हैं। हमारी पार्टी जो आज पूरे देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, इसी चीज को लेकर कर रही है। वैसे ही लगभग आपने देखा होगा कि गरीब कल्याण योजना के तहत देश में 81 करोड़ लोगों को अन्न पहुंचाया, उन्हें दिया गया, और उसकी वजह से कितनी सुविधा उनको मिली आपने कई बार मीडिया के माध्यम से इन खबरों को देखा होगा। ऐसे बहुत सारी योजनाएं चली और उसका ब्यौरा पूरा और भी हमारे इंचार्ज भी हैं संजय भाई, वो भी देंगे। तो इस तरह से अंडमान के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो हमारे आइलैंड दूर दराज बसे हुए ये द्वीप है, स्कैटर्ड आइलैंड्स है। यहाँ की भौगोलिक स्थिति इस तरह है कि बहुत सारी परेशानियां हमारे सामने मेनलैंड की अपेक्षा हमें झेलनी पड़ती हैं, और उसका किस तरह से निपटारा हो इस दिशा में सरकार बनते ही आपने देखा होगा। ऑप्टिकल फाइबर की मैंने बात की, शिप्स की बात की, लेकिन उस समय उस दिन हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सवाल उठा था कि जो 2 जहाज थे अटल और अशोक, उसका सैंक्शनिंग होने के बाद क्यों कैंसिल किया। उसकी भी वजह मंत्री जी ने बताई थी कि उस समय फ्लाइट्स की रेट और शिप के टिकट का जो रेट था वो एक ही हो गया था, तो ये महसूस किया गया कि क्यों ना उसी रेट पे हमारे पैसेंजर्स को जाने की व्यवस्था हो। लेकिन आज फिर वही वापस स्थिति आ रही है, तो इस दिशा में वो जरूर ध्यान देंगे, उन्होंने कहा। तो शिपिंग क्योंकि हमारी लाइफ लाइन है, इस पर ध्यान देना भी जरूरी है, और बहुत ही जायज प्रश्न उस दिन उठा था। इस दिशा में हम सभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी इस दिशा में भी जरूर प्रयास करेंगे और परस्यू करेंगे, लगातार परस्यू करने की जरूरत है। दूसरी चीज, जो रोजगार की बात करें, जब रोजगार मेला शुरू हुआ तो आपने देखा होगा, ध्यान दिया होगा आपने कि पूरे देश में जो रोजगार मेले चलाए गए, अंडमान में जो 4000 से ज्यादा बच्चों को नौकरियां मिली, तो पॉपुलेशन के रेशियो में अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो नंबर 1 में हमारा ये द्वीप था। जब ये सबसे पहले जब रोजगार मेला यहाँ लगाया गया और जो संख्या निकल कर आई थी, तो उसमें ये बताया गया कि जो पॉपुलेशन और रोजगार के रेशियो में अंडमान हमारा पहला स्थान था उसका, जहां हमारे बच्चों को रोजगार मिला। और ये भी बहुत बड़ी बात है कि बिना किसी करप्शन के एकदम सीधे तरीके से बच्चों को ये मौका दिया गया अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, और उन्होंने लगभग 4000 से ज्यादा बच्चों ने नौकरियां पाई। उसके अलावा जो उज्ज्वला स्कीम की बात करें, टॉयलेट्स की बात करें, हर एक अंडमान निकोबार के छोटे छोटे देशों में, खासकर हमारे रूरल एरियाज में जब आप जाएंगे तो वहां पर हमारा बहुत सारा ऐसी योजनाएं चलती हैं और कार्यक्रम आते हैं पूरे साल भर, जिसमें हमें ये कहा जाता है कि आपको, कार्यकर्ताओं को घर घर संपर्क में जाना है। घर घर संपर्क अभियान हम चलाते हैं, और जब हम यहाँ शहर से उठकर गांव में जाते हैं और वहां घरों में जाने पे आपको ये पता चलता है कि एक ही परिवार में ऐसी बहुत सारी स्कीम्स है जिनका एक ही परिवार को बहुत सारा फायदा मिला है। उनको पानी का कनेक्शन मिला, उनको टॉयलेट्स मिले, उनको और बिजली के लिए बल्ब की व्यवस्था हुई। ऐसे बहुत सारी चीजों का एक ही परिवार में फायदा मिला है सरकार की योजनाओं का। अर्बन एरिया में बहुत कम लोग हैं, ये संख्या कम है, क्योंकि उसकी दूसरी वजह ये भी है कि जब बीपीएल का सर्वे, सोशियो इकोनॉमिक्स जो सर्वे हुआ था, उसी के बेस पे ये सारी स्कीम्स का लाभ हम लोगों को पहुंचाते हैं। और उसमें ये देखने को आया कि जो इस सर्वे का जो रिपोर्ट था उसमें बहुत कम प्रतिशत यहाँ अर्बन एरिया में गरीबों की संख्या को बताया गया था। तो उस लिस्ट में जो लोग आते हैं उस हिसाब से उन योजनाओं तक लाभ पहुंचाया जाता है। लेकिन रूरल एरिया में आप जाएंगे, आप, ये केवल हमारे बोलने की बात नहीं, हमारी सरकार ने किया इसलिए बोल रहे हैं, आप खुद भी जाकर कहीं ये पता कर सकते हैं किसी पंचायत में जाकर। तो ये भी एक बहुत अच्छा प्रयास सरकार का रहा। जो उद्देश्य हमारा था, अंत्योदय की हमने बात की,
उसके तहत ये सारी योजनाओं का लाभ हमने पहुंचाया है। और एक बड़ा अचीवमेंट हम कहेंगे तो एयरपोर्ट, जो एयरपोर्ट टर्मिनल हमारा बना। बहुत सारे ऐसे राज्य हैं आज भी देश में जहां इतना बड़ा एयरपोर्ट टर्मिनल नहीं आपको मिलेगा। आबादी में भले वो राज्य हमसे ज्यादा होंगे, ये छोटा सा हमारी यूटी है, इससे ज्यादा वहां की आबादी होगी, लेकिन जो एयरपोर्ट टर्मिनल है वो इससे छोटा ही होगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी है। और सरकार की सोच एक दूर दराज बसे हुए छोटे से द्वीप जहां की आबादी बहुत थोड़ी है, उसको ध्यान में रखते हुए इतना सरकार अगर व्यय करती है तो ये भी हमें सोचने की बात है कि उसका उद्देश्य क्या है। और सामरिक दृष्टि से हमारे द्वीप अंडमान निकोबार जो है वो पूरे देश के लिए कितने महत्वपूर्ण है ये सरकार को पता है, और इसी के तहत इस तरफ ध्यान दिया जा रहा है। उसके बाद आजाद हिंद ब्रिज जो बना है, उसका आप लोग भी उस पे से कई बार गुजरे होंगे। उसका जो दूसरा पार्ट है उत्तरा जेटी वाला, वो भी काम चल रहा है। उसमें कहीं ना कहीं रुकावट आती है, बड़ा काम कहीं होता है। और सबसे बड़ी बात, हमारा जो यहाँ क्लाइमेटिक कंडीशन है वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कारण है। और ग्लोबल टेंडर में जब भी लोग आते हैं तो उसमें बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती हैं जिनकी वजह से इस काम में देरी हो रही है। लेकिन अगर इस दौरान आप गए होंगे नॉर्थ मिडिल अंडमान के दौरे पर, तो आपने जगह जगह देखा होगा कि बहुत तेजी से काम इस पर चल रहा है, एनएच हो चाहे वो पुल का हो। तो ये हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में जिस तरह से आज जिरगा टांग तक आप सड़क देख रहे हैं कि एकदम फ्लॉलेसली आप जाते हो, उसी तरह से आगे भी आपको ये सड़क मिलेगी। ये हम पूरी उम्मीद है और हमारा पूरा प्रयास है कि हम इस दिशा में बार बार सरकार तक अवगत कराते रहें इसको और काम करते रहें। तो इस तरह से कुछ ट्रांसशिपमेंट पोर्ट एक बहुत बड़ा हमारा, जो उस दिन आपने सुना कि आने वाले समय में, आने वाले सालों में वो कितना बड़ा हमारे लिए एक अचीवमेंट होगा और हमारे रेवेन्यू जनरेशन का जरिया देश के लिए और साथ में हमारे द्वीपवासियों के लिए, हमारे बच्चों के लिए रोजगार का एक बहुत बड़ा माध्यम बनेगा। ये भी हमारी सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अंडमान निकोबार में आप आंकड़ों की बात करें तो हर एक योजना का छोटे या बड़े रूप में यहाँ भी लोगों को लाभ पहुंचा है और आगे भी हमारी सरकार इस तरह से काम करती रहेगी। हमारा उद्देश्य यही है, हम सभी को ये जिम्मेदारी दी गई है कि पिछले 11 सालों में जिस तरह से पूरे देश भर में काम किया गया उसे लेकर हम प्रेस के वार्ता के माध्यम से और उसके बाद हम घर घर तक पहुंचेंगे लोगों तक इसके बारे में जानकारी देने के लिए और ये भी जानने के लिए। हम ये नहीं कहेंगे कि हर एक चीज में हम सफल रहे, जहां कहां कमियां रह गई उसके बारे में भी हम घर घर संपर्क अभियान के माध्यम से जानेंगे ताकि उसको ठीक करने की दिशा में किस तरह से कदम उठाए जाए या फिर क्या हमें रिफॉर्म करना चाहिए उस दिशा पर हम कोशिश करेंगे। यही हमारी आज की प्रेस वार्ता का उद्देश्य था और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप सभी इससे सहमत भी होंगे और अगर कुछ आपको डाउट्स होंगे तो आप प्रश्न अपना पूछ सकते हैं। सभी को नमस्कार। हमारे सहयोगी इस जो विकसित भारत का अमृत काल सेवा सुशासन गरीब कल्याण के 11 साल, जो कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के अपने 11 साल के कार्यकाल का पूर्ण होने पर पूरे देश प्रदेश में जो है ये प्रेस वार्ता, इसके साथ में अनेकों कार्यक्रम चल रहे हैं और इस कार्यक्रम का जो है मेरे साथ में मेरे सहयोगी श्रीमती शीला सिंह जी, एन विनोद जी और जिले के अध्यक्ष जो है हमारा जितेंद्र भाई, हम सभी लगे हुए हैं इस कार्यक्रम को लेकर पूरे प्रदेश में। और जैसा कि आपने सुना ही कि हमारी शीला जी ने विस्तार से मोदी जी के पूरे 11 साल के ऊपर में संक्षिप्त में ही बोला, क्योंकि विस्तार से बोलेंगे तो शायद एक दिन कम पड़ जाएगा। इसमें थोड़ा सा मैं भी बोलना चाहूंगा कि आज जो 11 साल में जो भारत की स्थिति है, एक सशक्त भारत, सुरक्षित भारत, जिसपे हम गर्व कर सकते हैं कि पहले एक समय था जो मोदी जी के कार्यकाल के पहले कि पाकिस्तान हो या अन्य देश आंखें दिखाएंगे, हम जो है किसी और देश के सामने जाके गिड़गिड़ाते थे कि हमको वो ऐसा बोल रहा है, या पाकिस्तान जो हमारे देश के अंदर आके मुंबई हो, दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, कश्मीर तो छोड़ ही दीजिए, किसी भी प्रदेश में आके बम ब्लास्ट करके चला जाता था। और हमारा काम क्या रहता था कि हम रोते रोते जाएंगे यूएनओ में, बोलेंगे कि हमको ऐसा कर दिया करते। आज वो स्थिति नहीं है। आप देखते होंगे मोदी जी के आने के बाद जब भी पाकिस्तान ने गुस्ताखी करी है, घर में घुस के मारे हैं। और इसका जीता जागता प्रमाण जो है आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर, जो पाकिस्तान को उनके
पल पोस रहे आतंकवादी जो उनके इलाके थे, उसको तहस नहस कर दिया भारतीय सेना ने। और ये मोदी जी के लीडरशिप का देन है, उनके विल पावर का देन है कि आज भारत उस रूप में चला गया है कि आज कोई आंख दिखाएगा तो आंख निकालने का हम ताकत रखते हैं। तो वो स्थिति है। तो ये सशक्त भारत, ये मोदी जी का जो है आज ये देन है कि आज भारत आत्मनिर्भर भी है और आज हमारे पास में मिसाइलें, तोप वगैरह सब बन रहे हैं, हम दूसरे देश को बेच रहे हैं। पहले हम दूसरे देश पर आश्रित रहते थे। तो कहीं ना कहीं ये मोदी जी का जो है मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, ये इसका देन है। जो पहले इसी देश के विपक्षी दल जो है हंसते थे कि ये हो नहीं सकता है, ये कैसे हो सकता है, आज वो देख के सामने बात नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें, अनेकों तरह के कार्यक्रम जो भाभी ने, शीला सिंह जी ने विस्तार से बताया। आप अंडमान में देख रहे होंगे, पहले यहीं के बच्चे जो है कॉलेज पढ़ने के लिए 2 ही कॉलेज थे, एक नॉर्थ मिडिल में, एक जनरल कॉलेज जो है साउथ अंडमान में। बच्चों को सीट नहीं मिलता था यहाँ पे। बहुत सारे गरीब परिवार के बच्चे जो है मुख्य भूमि पर जाकर नहीं पढ़ सकते थे। यहीं पे जो है बच्चे 12th करने के बाद घर में बैठना। आज मोदी जी के आने के बाद में यहाँ पे अंडमान निकोबार कॉलेज हो, लॉ कॉलेज हो, इस तरह के कॉलेज का उन्होंने स्थापना किया। यहाँ पे बीटेक करने के लिए जो बी कॉलेज, डिग्री कॉलेज है, उसको भी स्थापित किया गया, जो कि ये कहीं ना कहीं हमारे युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा सहयोग मिला कि कहीं ना कहीं वो कॉलेज नहीं कर पाते थे, वो कर सकते हैं। तो इस तरह एनएच का निर्माण हो। पहले हम लोग जो है एनएच सोचते थे कि अंडमान में ऐसा हो सकता है क्या, आज जो देखिए तो यहाँ पे एनएच का काम चल रहा है। कुछ समस्या है, नॉर्थ मिडिल में जाकर हम काम सही नहीं कर पाए, क्योंकि यहाँ के क्लाइमेट भी आप देखते होंगे, कुछ और भी समस्याएं रही है। लेकिन जितना बन गया है आप देखते होंगे कि हम शायद कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर के स्थिति में भी जो है देश बहुत आगे निकल चुका है। और मैं समझता हूं कि आज के डेट में भारत जो है बहुत जल्द जो है इकोनॉमी के तौर पे हम तीसरे स्थान पे जाने वाले हैं, जो कि चौथे हैं। लेकिन उम्मीद करता हूं कि 7-2 साल के अंदर में हम शायद देश जो है मोदी जी के नेतृत्व में तीसरे स्थान पर पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे चीज, एक तो भ्रष्टाचार मुक्त जो भारत का जो है 11 साल जो आप देखते होंगे मोदी कार्यकाल, विपक्ष को एक मुद्दा नहीं है बोलने के लिए कि इस सरकार के बीच में किसी तरह का एक भ्रष्टाचार हुआ है। किसी का बोलने का दम नहीं है। बकवास कर सकते हैं, लेकिन जाइए ना कोर्ट में जाइए, आप बोलिए तो सही, उधर से जूता मिलता है, अनाप शनाप बोलते हैं, माफी मांगते हैं। तो इस तरह की स्थिति है कि भ्रष्टाचार मुक्त 11 साल जो सरकार ने दिया है, किसी मंत्रालय के ऊपर में कोई अंगुली नहीं उठा सकता है कि कोई कार्यक्रम, कोई कार्य ऐसा हो जिसमें भ्रष्टाचार से लिप्त हो। ये हमारा 11 साल का जो मोदी जी का कार्यकाल रहा, एक स्वर्णिम काल है। और इसी तरह जो है अगर देश आगे बढ़ता रहा तो मोदी जी का जो सपना है 2047 तक विकसित भारत का, हम समझते हैं कि उससे पहले भी वो लक्ष्य को प्राप्ति कर सकते हैं। ऐसे ही अगर उनके नेतृत्व हम लोग काम करते रहे, सहयोग मिलता रहा, तो वो दिन दूर नहीं कि विश्व के पटल पे जो है भारत भी जो है विकसित भारत के तौर पे निकल के आएगा। मैं ज्यादा ना बात करते हुए मैं अपने बारे को यहीं पे विराम दूंगा। सबको मेरा नमस्कार। आज इस पत्रकार वार्ता में मेरे साथ इस कार्यक्रम के इंचार्ज संजय सिंह जी, जो कि प्रदेश के उपाध्यक्ष भी हैं। इस कार्यक्रम में मेरे को इंचार्ज है प्रदेश के उपाध्यक्ष शीला सिंह मैडम, इस जिले के अध्यक्ष श्री विजयपुरम डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट जितेंद्र नारायण जी और शिल्वा कुमार जी, मेमुना जी जो हमारे ऑफिस के हैं, और इन सब से बढ़कर यहाँ आए हुए तमाम प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी। आज आपने देखा 2 दिन पहले हमने स्टेट का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जिसमें हमारे केंद्रीय मंत्री ने आप सबको संबोधित किया। आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, ये सिटी डिस्ट्रिक्ट का प्रेस कॉन्फ्रेंस है। ये जो कार्यक्रम चल रहा है विकसित भारत के अमृतकाल सेवा सुशासन गरीब कल्याण के 11 साल, इस कार्यक्रम को केंद्र से हमें दिया गया है कि 11 साल निरंतर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने निरंतर देश को जो प्रगति की ओर लेकर गए हैं पिछले 11 साल में, उसको लोगों तक पहुंचाना। और ये लोगों तक आपसे अच्छा कोई नहीं पहुंचा सकता है। इसीलिए हमने पूरे देश में, केंद्र ने हमें ये कहा है कि हर जिले में, हर स्टेट में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो। उस कार्यक्रम के तहत आज हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।
6 डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ पे प्रशासनिक तौर पे 3 डिस्ट्रिक्ट है, साउथ अंडमान, मिडिल एंड नॉर्थ और निकोबार। हमारे संगठन की दृष्टि से हमारे पास 6 डिस्ट्रिक्ट है, श्री विजयपुरम, साउथ अंडमान, रंगत, मायाबंदर, डिग्रीपुर और निकोबार। तो मैं इस 11 साल के जो मोदी जी का कार्यकाल रहा, उसमें देश में और द्वीपों में जो कार्य हुआ उसके बारे में मेरे दोनों इंचार्ज और सह सहयोगी ने आपको बताया। हम आशा करते हैं कि आप इसको पूर्ण रूप से लेंगे। और जैसा संजय भाई ने कहा, मैं देख रहा हूँ पिछले 2-4 दिन से जब से हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, काफी कमेंट्स आ रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी मिलकर कर रही है, कई पार्टी। अब समस्या है कि ऐसी पार्टी एलिगेशन लगा रही है कि कांग्रेस और बीजेपी मिलकर सरकार चला रही है, जो खुद सरकार में कांग्रेस के साथ है। वो पार्टी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, बोल रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस साथ में। तो मैं उनका ज्ञान भी आपके थ्रू से बढ़ा दूं कि कांग्रेस के साथ कोई है, हम नहीं है। और द्वीपों में मैं बिल्कुल ये मानने को तैयार हूं कि समस्या है, तो आप ये भी तो मानिए कि तरक्की भी तो हुआ है। आप एक साइड किताब का एक साइड क्यों आप सब जगह राग गा रहे हैं? आप ये भी बताइए, अंडमान में विकास हुआ है नहीं हुआ है? अगर 2018 30 दिसंबर, आपको याद होगा 30 दिसंबर 2018 को हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी ने नेताजी स्टेडियम से ऐलान किया कि हम यहाँ अंडर सी केबल देंगे। 10 अगस्त 2020 में दिया ना, कौन सा सरकार दिया? अंडर सी केबल कोई हमारा समय का नहीं था। अंडर सी केबल में अनेकों ने कितना टेंडर किया, 2004 से 2014 तक कितना लोग पार्टिसिपेट किए। वो 10 साल में तो अंडर सी केबल नहीं आया। 30 दिसंबर 2018 को उन्होंने बोला, 1.5 साल में उन्होंने दिया। और वही अंडर सी केबल है जिससे लोग आज हमें क्रिटिसाइज कर रहे हैं, यूट्यूब और ये सब बनाकर। वो अंडर सी केबल पे हमारे देन है। तो जो पॉजिटिव साइड है वो भी बोलिए। अंडर सी केबल आने से क्या फायदा हुआ? मैं टूरिज्म से जुड़ा हूँ, क्या टूरिज्म को लोगों को देश के अपने काउंटर पार्ट के साथ कम्पीट करने का मौका मिला? स्टूडेंट्स को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला है। डिजिटल ट्रांजैक्शन को सक्सेसफुल बनाने में ये अंडर सी केबल काम आया। तो ऐसे बहुत से काम है। एक एनएच रोड का है, आज भी काम चल रहा है एनएच रोड में। जैसे संजय भाई ने बताया, मौसम की परिस्थिति, वहां की जो सिचुएशन हो नहीं देख के काम इसमें चल रहा है। अभी आप जाइए देखिए, सेकंड ब्रिज से भी काम चल रहा है। तो सबने आपको विस्तार से बताया। तो मैं आप सबका और भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने के लिए धन्यवाद करता हूं।